अभी बाकी है। जिंदगी के इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो सिर्फ कुछ पलों की हार है। पूरा आसमान बाकी है। जीत की पुकार बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजी एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है महाजनपदास एंड मगध। ठीक है। तो मगध का कैसे ग्रो हुआ, कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, वो हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडिया कैसा था 16 सेंचुरी बीसी में। तो हमने अभी बुद्धिज्म और जैनिज्म खत्म किया है पिछले लेक्चर्स में। तो 6 सेंचुरी बीसी में बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय हो चुका था, है ना। उससे पहले इसमें देखते हैं कि 6 सेंचुरी बीसी में और क्या हुआ था। तो इसको कहते हैं पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। सेकेंड अर्बनाइजेशन। देखो सेकेंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहला अर्बनाइजेशन जो था वो हमारा क्या, किसको बोला जाता है, वो हमारा बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां पर स्टार्ट हो चुका था काफी तेजी से अर्बनाइजेशन। क्योंकि बोला जाता है कि हड़प्पा जो है ना, सबसे बड़ा अर्बनाइजेशन सेंटर हुआ करता था। ठीक है, सबसे बड़ा अर्बन सिटी हुआ करता था। तो अब वैदिक एज में आयरन की खोज होने के बाद काफी तेजी से अर्बनाइजेशन शुरू हो गया। तो इसलिए इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन बोला जाता है, क्योंकि 6 सेंचुरी बीसी में आयरन की वजह से काफी लार्ज स्केल पर फॉरेस्ट को कट किया जाने लगा। ठीक है। तो नए लैंड डेवलप हो गए। जब लैंड डेवलप हुए तो एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन भी हुआ। वहां पर नई नई सिटीज बनी, है ना। तो कारोबार भी काफी ज्यादा बढ़ा। अब जब जहां कारोबार जाते हैं ना, तो वहां पर सिटी, जहां पर कारोबारी जाते हैं वहां पर सिटी अपने आप डेवलप होती चली जाती है। ठीक है, वहां पर रहते हैं, वहां दुकानें खुलेंगी। दुकानें खुलेंगी तो वहां खाने का भी होटल्स वगैरह खुलेंगे, है ना। तो ये सब शुरू हो गया। और ये हुआ क्यों? क्योंकि प्रोग्रेस इन ट्रेड, ट्रेड की प्रोग्रेस की वजह से। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर कुछ जो जनपदास थे वो महाजनपदाज में कन्वर्ट होने लगे। देखो, राइज ऑफ महाजनपदाज, राइज ऑफ महाजनपदास। ठीक है। इसी में कुछ और भी हुआ था, वो हुआ था फॉरेन इन्वेजन्स। फॉरेन इन्वेजन्स। तो कुछ फॉरेन डायनेस्टीज थी, फॉरेन रूलर्स थे, उन्होंने यहाँ पर इन्वेजन्स किया। ठीक है। उसके बाद कुछ रिफॉर्म रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए, जिसमें बहुत सारे अदर रिलीजन्स भी डेवलप हुए, जिनमें से हमने मेन दो पढ़े हैं। उनको क्या कहते हैं? बुद्धिज्म और जैनिज्म। एग्जाम्पल, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, ये हम लोगों ने देख चुके हैं। और यहाँ पर और क्या हुआ, यहाँ पर मगध अंपायर का राज हुआ। राइज ऑफ मगध अंपायर। राइज ऑफ मगध अंपायर। तो आज हम इनको सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ। तो यहाँ पर सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ। सेकंड अर्बनाइजेशन, यहाँ पर जो क्वाइंस यूज होते थे उनको कहा जाता था मेटल क्वाइंस। ठीक है। तो यहाँ पर मेटल के क्वाइंस यूज हुए थे, मेटल क्वाइंस यूज्ड। ठीक है। ओल्डेस्ट जो क्वाइन है ना इनमें, ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट क्वाइंस जो इंडिया में यूज हुए थे उनको कहा जाता था पंच मार्क्ड क्वाइंस। ठीक है, पंच मार्क्ड क्वाइंस। ठीक है। और ये किसके बनते थे? ये सिल्वर के बनाए जाते थे। ये सिल्वर के बनाए जाते थे। ठीक है, इतना समझ आ गया। और यहाँ पर क्वाइंस भी काफी तेजी से यूज हो चुके थे, एग्रीकल्चर भी काफी ज्यादा डेवलप हो गया था, फॉरेस्ट की कटिंग भी काफी हो रही थी, इसीलिए इसको सेकंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, जब बुद्धा जो थे, और जो महावीरा थे, ठीक है, उनके टाइम पे कुछ बुक्स थी, जैसे अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। तो ये जैन की लिटरेचर थी, और ये बुद्धिज्म का टेक्स्ट है। ठीक है। तो इसमें और इसमें इसमें जो मेंशन मिलता है वो किसके, कितने महाजनपद का मिलता है? इसमें 16 महाजनपद का मेंशन मिलता है। ठीक है, महाजनपदास का मेंशन मिलता है। ठीक है। और यहाँ पर 12 महाजनपद आ जाए, महाजनपदास। ठीक है। तो ये चीज भी आप याद रखेंगे कि पूछा जाता है कि कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट में
महाजनपदाज का मेंशन होता है, तो वो अंगुत्तर निकाय है, और जैनिज्म टेक्स्ट में वो भगवती सूत्र है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम एक चीज ये देख लेते हैं कि ये महाजनपदाज ग्रो कैसे हुए, कैसे कैसे इनका आगे बढ़ा। देखो, आर्यंस आए थे सबसे पहले, ठीक है, वैदिक काल में। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब खत्म हुई तो आर्यंस की वजह से खत्म हुई। तो आर्यंस आए थे कहाँ से? सेंट्रल एशिया से आए थे ये, सेंट्रल एशिया से। ठीक है, तो आर्यंस जब यहाँ पर आए तो वो ट्राइबल ट्राइबल एरियाज में शिफ्ट हुए, यानी कि ट्राइब्स के फॉर्म में यहाँ पर रहने लगे। जब ट्राइब्स के फॉर्म में रहने लगे तो उन्होंने जंगल काटना शुरू किया, तो फिर यहाँ से बना वो जन, को कहते हैं जन। जन से वो कन्वर्ट हुए जनपदाज में। जन से जो एरिया बड़ा, थोड़ा बड़ा एरिया, उसको जनपदाज बोलते हैं, जहां पर वो रहते थे। और जनपदाज बोलते किसको थे? तो जहां पर जनपदाज उसको बोलते थे जहां पर उनके फुट पड़ते थे। तो जन मीन्स होता है प्यूपल, और पदास मीन्स होता है फुट, यानी कि लोग और पैर। तो जहां पर लोगों के पैर पड़े उसको जनपदाज बोला गया। ठीक है, और फिर जनपदाज ही ये आगे जाके महाजनपदाज में कन्वर्ट हो गए। महाजनपदाज। आप यहाँ इसको स्टेट से कन्वर्ट कंपैरिजन कर सकते हैं। जनपद आज के डिस्ट्रिक्ट्स, जिनको हिंदी में जनपद बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट को, और महाजनपद आज जो एक बड़े बड़े जो वो होते हैं ना, एरिया होते हैं, उनको बोलते हैं, स्टेट बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो महाजनपदाज थे वो कितने टाइप के थे? तो पहले महाजनपदाज देख लेते हैं। ये जो थे ये दो टाइप के थे। ठीक है, ये दो टाइप के थे। एक तो थे जिनको बोला जाता है रिपब्लिक, और दूसरे को बोला जाता है मोनार्की। मोनार्की, और ये होता है रिपब्लिक। ठीक है, तो रिपब्लिक ऑफ मोनार्की का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर एक सिंगल किंग होता है, सिंगल डिसीजन मेकर होता है, सिंगल किंग। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीपल डिसीजन मेकर होते हैं। इन दोनों का अंतर समझ आ गया? मल्टीपल डिसीजन मेकर, जैसे अभी इंडिया हमारी है, वो क्या है? हम लोग रिपब्लिक हैं, तो यहाँ पर किसी एक के हाथ में पावर नहीं है ना। यहाँ पर मल्टीपल डिसीजन मेकर है। मल्टीपल डिसीजन मेकर से मतलब यहाँ पर पार्लियामेंट रूल बनाती है, उसी के हिसाब से पूरा देश गवर्न होता है। अब पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग हैं ना, तो सारे लोगों के डिसीजंस मायने रखते हैं, तो इसलिए इंडिया क्या है? रिपब्लिक है। ठीक है, तो रिपब्लिक का मतलब मल्टीपल डिसीजन मेकर्स होते हैं। उनमें से कुछ जो बात करें अगर रिपब्लिक की, तो रिपब्लिक में और कौन से आ जाएंगे? चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लेंगे। देखो, यहाँ पर कुछ कुछ दिख रहा होगा आपको मैप में। तो जैसे ये कुरु का क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये महाजनपद था। और ऐसे यहाँ पर पांचाल हो गया, वत्स हो गया, और ये मत्स्य हो गया, सौरसेन हो गया, छेदी हो गया। ठीक है, इसको सेदी भी बोलते हैं और छेदी भी बोलते हैं। अवंती, ये मगध का सबसे पावरफुल जो यहाँ पर अंपायर था, महाजनपद था, वो मगध बोला जाता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम लोग। काशी हो गया, और मल्ला, बज्जी, अंगा। ठीक है, तो ये सारे हो गए। यहाँ पर एक कांधार वाला रीजन भी आता है, कंबोज। ठीक है, अब हम वन बाई वन इनको देखते हैं। ये यहाँ पर देखिए 16 महाजनपद है, गांधार है, कंबोज है, कुरु है, सौराष्ट्र, मत्स्य, अवंती, छेदी, बत्सा, मगध, काशी, मल्ला, कोसल, ब्रजी और अंगा। ठीक है, और ये साउथ सदर्न मोस्ट पे आ जाता है, जिसको असमक कहा जाता है या असक कहा जाता है। ठीक है, ये एक तरीके का रिपब्लिक था। ठीक है, मोनार्क नहीं था, ये रिपब्लिक था। कुरु वाला भी रिपब्लिक था। ठीक है, इतना समझ आ गया आई थिंक आपको। अब यहीं पर एक चीज और है, यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर एक चीज देखिए। ये ये नदी जो है छेदिया के नीचे, यहाँ पर एक नदी बहती है, उस नदी को क्या कहते हैं? उस नदी को कहते हैं नर्मदा रिवर। इस नदी को कहते हैं नर्मदा। ठीक है, नर्मदा। तो नॉर्थ में ये सारे पार्ट्स आ गए, ठीक है, और साउथ में ये, तो सदर्न जो महाजनपद था, वो आपका असमक आ जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज आप याद रखेंगे। अच्छा, जो मगध वाला रीजन है, यहाँ से इधर से ऊपर से गंगा निकलती है। ठीक है, ये गंगा रिवर है, तो ये गंगा रिवर के साउथ में था, गंगा रिवर के साउथ में था। ये भी चीज आप याद रखेंगे। और यहाँ पर क्या याद रख सकते हैं? हम्म, चलिए पहले वो पढ़ लेते हैं, सारे हम लोग महाजनपद देख लेते हैं। ठीक है, सारे महाजनपद देख लेते हैं, वन बाई वन देखेंगे, और इनमें जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी उनको भी हम लोग मार्क करते जाएंगे। ठीक, तो इनमें सबसे पहला आता है अंग। अंग की जो कैपिटल थी वो थी चंपा।
ठीक है, अंग की कैपिटल क्या थी? चंपा। अंग का एक पुराना नाम भी मिलता है, उसको कहते हैं मालिनी। मालिनी, ठीक है, एंशियंट नेम। तो ये भी आप याद रखेंगे कि अंग का मालिनी एक पुराना नाम हो जाता है। इसकी कैपिटल चंपा, और इसकी अगर प्रेजेंट लोकेशन की बात करें तो ये मुंगेर बिहार में, मुंगेर और भागलपुर वाला जो रीजन था उसको कहते थे अंग का। ठीक है, उसकी जो कैपिटल होती थी वो चंपा होती थी। ठीक है, अब समझ आ गया। अब देखिए, दूसरा होता था मगध, जो सबसे पावरफुल था। ठीक है, मगध की जो कैपिटल थी पहले राजगीर थी। पहले राजगीर थी, बाद में इसको पाटलिपुत्र में चेंज किया गया। देखो, राजगीर 425 बीसी से पहले थी। राजगीर 425 बीसी से पहले थी, और 425 बीसी के बाद एक उदयन राजा हुए हैं, उन्होंने चेंज कर दी थी इसको पाटलिपुत्र। उन्होंने पाटलिपुत्र में चेंज कर दिया था। ठीक है, कैपिटल चेंज कर दी थी, अपनी शिफ्ट कर दी थी। उदयन के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, ये अजात शत्रु के बेटे थे। और प्रेजेंट लोकेशन की बात करें तो ये पटना और गया वाला रीजन आ जाता है। फिर आता है काशी। काशी की कैपिटल जो थी वो थी वाराणसी। ठीक है, और इसका जो प्रेजेंट डे लोकेशन है वो बनारसी है, वाराणसी। ठीक, फिर महाजनपद आता है बत्स। बस, और बत्स वाला जो रीजन था इसकी जो कैपिटल थी वो थी कौशाम्बी। ठीक है, आज का जो इलाहाबाद के पास कौशाम्बी पड़ता है वो। और प्रेजेंट डे लोकेशन इलाहाबाद। कोसल, कोसल मतलब जो श्रावस्ती वाला रीजन, अयोध्या वाला रीजन है ना, तो वहीं पर ये इसकी कैपिटल ही थी, श्रावस्ती और अयोध्या, ईस्टर्न यूपी का रीजन पड़ता है। सौरसेन, यानी कि सौरसेन बोलते हैं हम लोग मथुरा वाले रीजन को, तो मथुरा इसकी कैपिटल थी और मथुरा वाला रीजन हो जाएगा। पांचाल ये फरखाबाद के पास पड़ता है। एक एक छोटा सा वहां पर ब्लॉक है। अक्षत्र और कंपिल इसकी कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, वेस्टर्न यूपी। कुरु का क्षेत्र जो दिल्ली वाला क्षेत्र है, हरियाणा वाला क्षेत्र, वहां पर इसकी कैपिटल हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, मेरठ हरियाणा वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये 8 हो गए महाजनपद आज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है अभी। मगध वाले में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पे देख लेंगे। ठीक है, मत्स्य वाले रीजन पे आते हैं। तो मत्स्य वाला जो था ना, कहाँ गया? अरे पेन कहाँ गया? मत्स्य वाला महाजनपद, इसकी कैपिटल विराटनगर हुआ करती थी। ठीक है, मत्स्य वाले की कैपिटल विराटनगर हुआ करती थी, और ये मत्स्य वाला रीजन आज का राजस्थान वाला रीजन है। ठीक है, जयपुर राजस्थान, प्रेजेंट डे अगर लोकेट करें राजस्थान। ठीक, अब छेदी पे आते हैं। तो छेदी हम लोगों ने अभी देखा था कि ये बुंदेलखंड वाला रीजन था, सदर्न उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये बांदा हो गया, सोथी वाटी हो गया, इसको कैपिटल बोलते हैं, और बुंदेलखंड वाला रीजन है। ठीक है, अवंती, मतलब एक तरीके से आप याद रखिए थोड़ा सा कि इसकी क्या कैपिटल थी। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। अवंती उज्जैन वाला रीजन है, जहां से ये आप लोग को अभी दिखाए थे ना नर्मदा, ये नर्मदा वाला रीजन है, तो यहीं पर अवंती पड़ता है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर इसके इधर उज्जैन पड़ता है, ये उज्जैन पड़ता है। अवंती ये वाला क्षेत्र है, और इसी की कैपिटल थी उज्जैन। ठीक, ये एमपी मालवा वाले रीजन में। गांधार, तो गांधार ये तक्षशिला कैपिटल हुआ करती थी, और ये पाकिस्तान में एक रावलपिंडी जगह है, वहां पर प्रेजेंट डे लोकेशन है इसकी। ठीक है, और ये एजुकेशन का एक हब था, एजुकेशनल हब था ये। यहाँ पर काफी विदेशों से काफी लोग आते थे एजुकेशन लेने के लिए, एजुकेशन हब था। ठीक है, और ये सेकंड मेजर, ये जो थी ना सेकंड मेजर महाजनपद था, सेकंड मेजर महाजनपद था आफ्टर जनपद, आफ्टर मगध। ठीक है, अब कंबोज पे आते हैं। तो कंबोज, इसकी जो कैपिटल है वो है पूंचा। ये राजौरी वाला रीजन पड़ता है जम्मू कश्मीर में, राजौरी और हजरी वाला। ठीक है, असमक ये साउथ इंडिया में था। और प्रतिष्ठानम या प्रतिष्ठान पैथान और या पोतन इसकी कैपिटल हुआ करती थी बैंकॉक गोदावरी पर, ये लोकेटेड है। ठीक है, साउथ इंडिया में। बज्जी, यानी कि कैपिटल इसकी हुआ करती थी वैशाली, और आज भी वैशाली वाला रीजन है। और लास्ट आता है मल्ला। तो ये मल्ला जो था रिपब्लिक था, और ये कुशीनारा वाला रीजन जो है, कुशीनारा यहाँ की कैपिटल हुआ करती थी, और ये आज का रीजन जो है देवरिया बस्ती गोरखपुर वाला रीजन ये आ जाता है। ठीक है, और वैशाली को और एक चीज और कहा जाता था, उसको क्या कहा जाता था वैशाली को? मगधमपुरम, मगधमपुरम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मगधमपुरम कहा जाता था। और सुल्तानी पता,
सुत्तानी पता, ठीक है। ये बुक्स में ये मेंशन है सुल्तानी पता। और सबसे बड़ा ये रिपब्लिक था, ये याद रखिएगा, सबसे पावरफुल, मोस्ट पावरफुल एंड लार्जेस्ट रिपब्लिक, ठीक है। तो ये भी चीज भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग मगध अंपायर पे, ठीक है। तो सबसे पहले मगध अंपायर की लोकेशन देखते हैं, मगध अंपायर कहाँ पे है, ठीक है। तो प्रेजेंट है जो गया वाला रीजन है ना, गया और पटना वाला रीजन, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट डे की लोकेशन है, ठीक है। प्रेजेंट डे लोकेशन गया और पटना वाला रीजन है। इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी, वो हुआ करती थे, एक तो बोलते थे गिरिवराज, गिरिवराज भी बोलते थे, ठीक है। और गिरिवराज किसको बोलते थे, ये राजगीर को ही बोलते थे, राजगीर। और दूसरी कैपिटल हुआ करती थी, वो होती थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। आफ्टर 425 बीसी, तो 425 बीसी के बाद जो कैपिटल बनी है उदयन ने बनाई थी, ठीक है, उसको बोलते हैं पाटलिपुत्र, ठीक है। इतना समझ आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ से अ, अच्छा, मगध अंपायर राइज क्यों हुआ, तो राइज कब हुआ, तो ये यहाँ पर एक डायनेस्टी रूल करती थी, उस डायनेस्टी का नाम था हरेंक डायनेस्टी, हरेंक डायनेस्टी, ठीक है, हरेंक डायनेस्टी। और यहाँ के रूलर हुए हैं, हरेंक डायनेस्टी के जो फाउंडर हुए हैं उनको कहा जाता था बिम्बिसार, ठीक है। बिम्बिसार मूवी भी है, बिम्बिसार बहुत पावरफुल रूलर था और काफी होशियार रूलर था, ठीक है। अच्छा, इसका मगध अंपायर का जो हम लोग अगर वो देखें, तो नॉर्थ में यहाँ पर गंगा बहती थी, नॉर्थ में जो थी वो गंगा थी। और साउथ में जो थे ना, साउथ में पहाड़े थे, ठीक है, माउंटेन्स थे, माउंटेन से कवर था। ईस्ट में जो थे वो फोर्ट थे, छोटा नागपुर का प्लेटू था। तो यहाँ पर काफी ज्यादा आयरन रिच था, ठीक है, ये छोटा नागपुर प्लेटू। तो काफी ज्यादा आयरन रिच था, यहाँ पर मिनरल्स वगैरह काफी होते थे, ठीक है। इतना समझ आ गया। और जो इसकी लोकेशन थी ना, इसकी लोकेशन, यहाँ पर एक अवध रीजन पड़ता था, मगध अंपायर में एक अवध वाला रीजन पड़ता था। तो लोकेशन ऑफ अवध अगर बोला जाए तो ये काफी ज्यादा सिक्योर थी, अवध, ये काफी ज्यादा सिक्योर्ड बाउंड्री थी। ये ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, ठीक है, इसके। और मगध अंपायर में क्या था, यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, यानी कि अबंडेंट, अबंडेंट रिसोर्सेज थे। आयरन ओर था, ठीक है, और आयरन ओर, ठीक है। ये कहाँ से मिलते थे, ये छोटा नागपुर प्लेटू से मिलते थे, छोटा नागपुर प्लेटू से। और यहाँ की, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मगध अंपायर सबसे पावरफुल था ना, तो पावरफुल था क्यों, ये सिक्योर्ड था पूरी तरीके से। देखो यहाँ से गंगा, नॉर्थ में गंगा बह रही थी, तो यहाँ पर अंदर कोई पार करके आ नहीं पाता, तो उस समय समुद्री सेनाएं नहीं थी, उस समय बोट वगैरह नहीं चलाना जानते थे लोग। और इधर साउथ में माउंटेन्स थे, तो माउंटेन पे चढ़ना ही बहुत बड़ी बात होती थी, तोपों हथियार वगैरह, हाथी वगैरह को चढ़ा के, ठीक है। और इधर छोटा नागपुर का प्लेटू था। और यहाँ पर ये सिक्योर्ड फोर्ट टाइप पे बने हुए थे, सिक्योर्ड बाउंड्रीज थी, ठीक है, यहाँ पर भी फोर्ट बने हुए थे। तो इधर कोई अटैक नहीं कर पाता था, समझ आया, अटैक नहीं कर पाता था, इसलिए ये काफी ज्यादा पावरफुल बनता चला गया। और यहाँ पर जो इकोनॉमी थी इसकी, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, इकोनॉमी स्ट्रांग थी, क्यों, क्योंकि ये गंगा का दुआब था, गंगा दुआब की वजह से यहाँ से एग्रीकल्चर काफी अच्छा होता था, एग्रीकल्चर के लिए जो भूमि थी वो काफी ज्यादा उपजाऊ थी, ठीक है, काफी ज्यादा अच्छी थी। अब आते हैं हम लोग इनके डायनेस्टीज पर। तो यहाँ पर सबसे पहली डायनेस्टी आती है हरेंक डायनेस्टी। तो हरेंक डायनेस्टी में मेन जो तीन रूलर आते हैं, सबसे पहला आता है बिम्बिसार, बिम्बिसार, ठीक है। और यही फाउंडर था, यही क्या था, फाउंडर था। इसके बाद आता है इसका बेटा अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक है। फिर आता है इसका बेटा, इसका भी बेटा, इसका बेटा आता है उदयन, उदयन, ठीक है।
या इसको और भी नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं उदयभद्र, उदयभद्र। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखिएगा। अब इनको वन बाय वन हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चंस काफी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। पहला राजा आ जाता है बिंबिसार, बिंबिसार। बिंबिसार जो था ना, इसने इस हरेंग डायनेस्टी को फाउंड किया था 544 बीसी में, और 412 बीसी तक हरेंग डायनेस्टी का रूल रहा था। ठीक है, हरेंग डायनेस्टी का 412 बीसी तक रूल रहा था, लेकिन इसने जो रूल किया था वो 492 बीसी तक ही किया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, 492 तक। इसने जो कैपिटल बनाई थी वो क्या थी? बिंबिसार की जो कैपिटल थी वो थी राजगृह। राजगीर भी बोलते हैं, राजगृह भी बोलते हैं, ठीक है, और गृहराज भी बोलते हैं, दोनों याद रखिएगा। उसके बाद बिंबिसार का जो नाम मिलता है ना वो श्रोनिक नाम मिलता है। तो कहां पर मिलता है? ये जैन टेक्स्ट में, जैन टेक्स्ट में जो नाम मिलता है वो इसका नाम मिलता है श्रोनिक। ठीक है, इसका नाम श्रोनिक मिलता है। ठीक, उसके बाद और यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग? कहीं कहीं पे श्रोनिक लिखा होगा, कहीं कहीं पे श्रेनिक लिखा होगा। ठीक है, ये पहला किंग ऐसा था, फर्स्ट किंग टू, फर्स्ट किंग टू हैव अ रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी, रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी, यानी कि अपनी खुद की इसने आर्मी रखी थी। ठीक है, वो परमानेंट आर्मी थी, और प्रॉपर इसको क्या नाम, मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ और चीजें देखते हैं। बिम्बिसार का रूल क्यों अच्छा कहा जाता है? इसने मगध को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया? तो इसने मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनाए थे कुछ पावरफुल स्टेट्स के बीच में। तो ही मेड मैट्रिमोनियल अलायंस, यानी कि जिसको, जिससे जिसको खतरा होता था आसपास के एरिया से, उसकी बेटी से ये शादी कर लेता था। और जब शादी कर लेगा तो वो रिश्तेदार हो जाएंगे। अब रिश्तेदार हमला नहीं करेंगे, है ना, अपनी बेटी के राज पे हमला नहीं करेंगे। मैट्रिमोनियल तो अलायंस बनाता था, ठीक है, विद पावरफुल स्टेट्स, पावरफुल स्टेट। ठीक है, तो इसने कुछ शादियां की थी, जैसे इसने शादी की थी मैरिड विद चेलना। ठीक है, मैरिड विद चेलना। अब ये चेलना कौन थी? तो चेलना जो थी ये लिच्छवी किंग की डॉटर थी, डॉटर ऑफ लिच्छवी किंग। लिच्छवी एक महाजनपद हुआ करता था, और इनका नाम था चेतक। ठीक है, तो चेतक की ये डॉटर थी, ठीक है, चेलना। और शादी इन्होंने की थी वो थी महाकौशल देवी, महाकौशल देवी। तो महाकौशल देवी कौन थी? तो ये सिस्टर थी कौशल किंग प्रसन्नजीत की, सिस्टर ऑफ कौशल किंग प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत। ठीक है, इतना याद रखेंगे। इन्होंने एक और शादी की थी, उनका नाम था सेमा, सेमा। सेमा कौन थी? तो ये प्रिंसेस थी, कहाँ की? प्रिंसेस ऑफ मद्रा, प्रिंसेस ऑफ मद्रा। ये मद्रा पंजाब वाले रीजन में पड़ता है ना, तो इन्होंने इनसे भी शादी की थी। अच्छा, ये प्रसन्नजीत है ना, ये प्रसन्नजीत, ये चलिए आगे बताते हैं। पहले पहले ये देख लीजिए, इन्होंने एक चंद्रप्रद्योत राजा हुआ करते थे, अवंती के, अवंती वाले, अवंती के किंग थे एक, उनका नाम था चंद्रप्रद्योत, प्रद्योत। ठीक है, इनको पता क्या हो गया था? इनको जॉन्डिस हो गया था, पीलिया हो गया था। ठीक है, पीलिया हो गया था। तो इस पीलिया का इलाज करने के लिए इन्होंने जीवक को भेजा था। जीवक गया था, जीवक क्या था? सर्जन था एक। ठीक है, जीवक कौन था? ये कोर्ट डॉक्टर था, कोर्ट डॉक्टर था किसका? बिंबिसार का। तो बिंबिसार ने, बिंबिसार, ये कोर्ट डॉक्टर था बिंबिसार का। तो इसने जॉन्डिस को ठीक करने के लिए चंद्र प्रद्योत के दरबार में भेजा था, तो उनसे भी रिश्ते अच्छे हो गए। ठीक है,
अब इसके बाद बिम्बिसार ने अंगा को एक्वायर कर लिया था। अंगा डिफीटेड अंगा, डिफीटेड अंगा किंग ब्रह्मदत्त। ठीक है, ब्रह्मदत्त वहां का किंग हुआ करता था, उसको भी डिफीट कर दिया और उसको अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, एंड मेक इट अंडर हिज कंट्रोल। और इसका जो बेटा था ना, बेटा जो था अजात शत्रु, एंड अंडर हिज कंट्रोल, यहां पर लिख सकते हो अंडर वाइस रॉयल्टी ऑफ हिज सन अजात शत्रु। ठीक है, यानी कि अजात शत्रु को वहां का गवर्नर बना दिया गया, अजात शत्रु। ठीक है, अंगा का गवर्नर बना दिया गया। और अंगा की हम लोग कैपिटल पढ़ चुके हैं, ये चंपा कैपिटल थी। ठीक है इसकी, और चंपा ये कौन सा वाला रीजन आ जाता है, ये मुंगेर बिहार वाला रीजन आ जाता है। मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ और इससे पॉइंट जोड़ सकते हैं कि जो बिंबिसार था, ये जो बिंबिसार था, कलर एक चेंज कर लें, इसने दोनों धर्म को फॉलो किया था, फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। क्योंकि जो महावीरा और महात्मा बुद्ध थे, उनका ये कंटेम्पररी था, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये कंटेम्पररी था, कंटेम्पररी ऑफ बुद्ध एंड महावीरा। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अब क्या हुआ, बिंबिसार 492 बीसी की बात है, बिंबिसार को किल कर दिया किसने, किल्ड बाई अपने ही बेटे ने, उसके अपने बेटे ने इसको मार दिया, अजात शत्रु नाम था, अजात शत्रु। ठीक है, बिंबिसार किल्ड बाई अजात शत्रु, और अजात शत्रु को मार दिया था उसके बेटे उदयन ने। इसीलिए इस डायनेस्टी को एक और नाम दिया गया है, इस डायनेस्टी को बोला जाता है फादर किलर डायनेस्टी। ठीक है, फादर किलर डायनेस्टी। तो ये चीज भी आप याद रखेंगे कि कौन सी डायनेस्टी को फादर किलर डायनेस्टी बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट, अब हम लोग अजात शत्रु के बारे में पढ़ते हैं। अजात शत्रु, इसका जो रूल था 492 बीसी से 460 बीसी तक, यानी कि लगभग 32 साल इसने रूल किया। इसका जो नेम था, चाइल्डहुड नेम, ये था कुनिक, ये था कुनिक। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा निर्दयी था, ऐसे समझ सकते हैं, ये निर्दयी था, इसने अपने मामा तक को नहीं छोड़ा। ही डिफीटेड ही डिफीटेड हिज ओन अंकल, यानी कि मामा, और उन मामा का नाम क्या था, प्रसन्नजीत। ठीक है, प्रसन्नजीत, उनको हराया और उनकी बेटी से शादी कर ली, प्रसन्नजीत, एंड मैरिड हिज डॉटर, मैरिज हिज डॉटर वजीरा, डॉटर, इसका नाम था वजीरा। ठीक है, दोबारा समझ लो, अजात शत्रु ने अपने मामा को हराया, ठीक है, प्रसन्नजीत को, और उनकी बेटी वजीरा से शादी कर ली। ठीक है, नेक्स्ट, अजात शत्रु जो था ना, वो काफी ज्यादा इंपीरियलिस्टिक रूलर था, बहुत ज्यादा ताकतवर अपने आप को समझता था, और उसने ये अपने आप को प्रूव भी किया, उसने वैशाली को भी डिफीट किया। ही डिफीटेड वैशाली, डिफीटेड एंड कंकर्ड वैशाली, एक महाजनपद हुआ करता था वैशाली। ठीक है, और वैशाली में कौन रूल करते थे, ये लिच्छवीज रूल करते थे। लिच्छवीज भी कौन थे, लिच्छवीज की जो यहाँ पर आपको बताया था कि लिच्छवीज की जो डॉटर थी चेतक की, चेलना, उनसे भी शादी की थी, यानी कि ये भी इनके नाना होते, है ना, इनके नाना थे, तो अपने नाना को भी हराया था इन्होंने, सौतेले ही सही, विद द हेल्प ऑफ हिज मिनिस्टर। एक इनका नाम था बसकारा। ठीक है, बसकारा, और हेल्प किनकी ली थी,
विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर, और इस मिनिस्टर का नाम था वत्सकारक। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, अजात शत्रु के टाइम पे ही बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाण। ठीक है, यानी कि उनकी डेथ हो गई थी इसी समय। और डेथ हमने आपको बुद्धा जब पढ़ा रहे थे, बुद्धिज्म जब पढ़ा रहे तो आपको बताया था कि बुद्धा कौन से ईयर में खत्म हुए थे, तो 483 बीसी में हुए थे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, इसको मारा किसने, तो किल्ड बाई हिज सन उदयन। ठीक है, इसका सन था उदयन या उदयभद्र, तो इसने इसको मार दिया था, और इसीलिए इसके डायनेस्टी को फादर कलर डायनेस्टी बोला जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। ठीक है, और ये जो बेटा था ना, ये चेलना का ही बेटा था। चेलना कौन थी, तो चेलना लिच्छवी किंग थी, यानी कि अपने सगे नाना को इसने हराया था। ठीक है, और इसने एक और चीज याद रखी है कि इसने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। ये ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन 483 बीसी। ठीक है, 483, जिस जिस साल आज महात्मा बुद्ध जी का निधन हुआ था, उसी साल इन्होंने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई थी। ठीक है, समझ आ गया। और इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना, और कुछ तो इसमें समझ नहीं आ रहा, जात शत्रु। अच्छा, इसके पास कुछ इक्विपमेंट थे, तो एक मिनट मैं पेज ऐड कर लेता हूँ। चलिए, तो इसके इक्विपमेंट का नाम था, माफ कीजिएगा, इक्विपमेंट्स के बाद दो, मतलब लड़ाई लड़ने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना, तो लड़ाई लड़ने के लिए इसके पास क्या क्या था, वो था, इसको बोलते हैं एक महशिलाकांतक, महशिल कांटक। एक ये था इसके पास, और एक था रथ मूसल। ठीक है, रथ मूसल। ठीक, ये दो चीज थे। ठीक है, और और क्या कर सकते हैं, इसकी जो पॉलिसी थी ना, वो क्या थी, इसकी जो पॉलिसी थी वो थी एक्सपेंड करना, एक्सपेंशन एंड कंकर्ड की। इसलिए इसने बहुत ज्यादा वास्ट एरिया को कवर भी किया था, इसने हराया था सबको। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसी थी इसकी। समझ आ गया। अब चलते हैं हम लोग अपने तीसरे पे, वो है उदयन। उदयन कौन था, उदयन इनका बेटा था। इसी इसी को उदय भद्र भी बोला जाता है। ठीक है, इसने जो रूल किया 460 बीसी से 444 बीसी तक, लगभग 16 साल रूल किया। ठीक है, इसका जो मेन इसको याद रखा जाता है वो था इसका, एक इसने कैपिटल को शिफ्ट किया था, शिफ्टेड कैपिटल, और शिफ्टेड कैपिटल वो था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र इसी ने फाउंड की थी। ठीक है, इसी ने सिटी को बसाया था, उसके बाद इसी को इसने अपनी कैपिटल बना दी थी। पाटलिपुत्र है कहाँ, तो ये गंगा एंड सोन रिवर के किनारे कॉन्फ्लुएंस पे पड़ती है, गंगा एंड सोन रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर है। ठीक है, अच्छा, इसके इसके बाद जो रूलर्स हुए, सक्सेसर्स, वो वीक सक्सेसर्स हुए। उनमें से अनिरुद्ध हो गया, उसके बाद
मुंडक हो गए, उसके बाद नाग दर्शक हो गए, ठीक है, नाग दर्शक, इन्हीं को दर्शक भी बोला जाता है। और ये आखिरी रूलर था, ठीक है, ये आखिरी रूलर था, लास्ट रूलर, ठीक है, इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। इसके बाद जो डायनेस्टी आती है उस डायनेस्टी को बोलते हैं हम लोग सिसुनाग डायनेस्टी, ठीक है, उस डायनेस्टी को बोलते हैं सिसुनाग डायनेस्टी। देखिए, सिसुनाग डायनेस्टी को फाउंड किसने किया था? तो फाउंडर था इसका सिसुनाग, फाउंडर सिसुनाग ही था, ठीक है, उसी के नाम पर ये डायनेस्टी है। और कब फाउंड किया था? ये 412 बीसी में इसको फाउंड किया था, और इसने रूल किया 394 बीसी तक, ठीक है, सिसुनाग ने। ये जो था ना, ये कमांडर था, कहाँ का था? कमांडर, याद रख सकते हैं, पता कैसे? कमांडर था काशी का, और काशी में कौन है? काशी में भोलेनाथ। अब भोलेनाथ का जो भोलेनाथ के जो उस पे गर्दन पे एक नाग पड़ा रहता ना, तो शिशु नाग, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल थी, कैपिटल, वो भाई गिरिवराज थी, गिरिवराज, ठीक है। और उसके बाद इसने कैपिटल को शिफ्ट किया, और शिफ्ट करके इसने वैशाली रख दी, इसने कैपिटल अपनी वैशाली बना ली, ठीक है। आपको याद हो रहा, वैशाली को कॉन्कर कर लिया था, ठीक है, अजात शत्रु ने, तो फिर अब वैशाली भी इसके अंडर आ गया था। अब देखिए कालाशोक, इसके बाद आता है कालाशोक, इसका बेटा आता है कालशोक, और इसने रूल किया 394 बीसी से 366 बीसी तक, ठीक है। ये सन था काला शिशुनाग का। और पुराण में, इन द पुराण्स, इसका नाम जो मिलता है ना, वो क्या मिलता है? वो काकवर्णा मिलता है, काकवर्णा, ठीक है। उसके बाद इसने जो कैपिटल थी, कैपिटल शिफ्टेड दोबारा से पाटलिपुत्र कर दी। उदयन ने पाटलिपुत्र की थी, बाद में शिशुनाग ने उसको चेंज करके गिरिवराज कर लिया था, ठीक है। फिर शिशुनाग ने गिरिवराज से चेंज करके वैशाली बना दिया, अब इसने वैशाली से पाटलिपुत्र कर दिया। ये लोग यही खेलते रहते थे, ठीक है, कैपिटल शिफ्ट करो। अच्छा, कालाशोक का और याद क्यों रखा जाता है? तो इसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई थी, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई थी, ठीक है, इसलिए इसको याद रखा जाता है। और ये था, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 में हुई थी, उसके 100 साल बाद इसने ऑर्गेनाइज कराई थी, ठीक है। और ये कहाँ हुई थी? ये वैशाली में ही हुई थी, ठीक है, उस टाइम पर वैशाली ही कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है। बाद में इसने पाटलिपुत्र को चेंज किया, ठीक, इतना समझ आ गया। और और क्या लिख सकते हैं? अच्छा, इसका जो मर्डर हुआ था ना कालाशोक का, मर्डर्ड बाई, एक चाकू से मार दिया गया था इसको, ठीक है, चाकू से मार दिया गया। और इसके बाद जो डायनेस्टी आती है, उस डायनेस्टी को कहते हैं नंदा डायनेस्टी, ठीक है। तो इसके जो फाउंडर थे उसको कहते हैं महापद्मनंद, फाउंडर महापद्मनंद। और कहा जाता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग किंग थे, ठीक है, मोस्ट पावरफुल किंग थे ये, ठीक है। ये डायनेस्टी जो फाउंड हुई थी, ये हुई थी 367 बीसी में, 367 बीसी में। और इंडिया का, इसको महापद्मनंद को, ये पहला हिस्टोरिकल किंग ऑफ इंडिया बोला जाता है। मतलब समझे इसका? यानी कि इसने पूरे इंडिया पर, जो आज का प्रेजेंट इंडिया है, उस पूरे इंडिया पर अपना राज्य जो था स्थापित किया था, इसीलिए इसको स्ट्रॉन्गेस्ट किंग बोला जाता है, फर्स्ट हिस्टोरिकल किंग ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। इसको और भी कहा जाता है कुछ, कॉल्ड एज, क्या कहा जाता है? सर्व सर्व कस्त्रियंकक, यंकक, यंग टक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियज, डिस्ट्रॉयल ऑफ और क्षत्रिय, यानी कि जितने भी क्षत्रिय राजा रूल कर रहे थे उन सबको उखाड़ फेंका था, ठीक है। और इसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी, बहुत बड़ी आर्मी थी,
इसलिए इसको उग्रसेन भी कहा जाता था। ठीक है, उग्रसेन क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये ओनर था किसका? ओनर ऑफ लार्ज आर्मी, इसलिए इसको उग्रसेन कहा जाता था। ठीक है, समझ आया? इसके बाद जो रूलर आता है उसको कहते हैं हम लोग धनानंद। धनानंद, हाँ ये वही धनानंद है जिसके टाइम पे अलेक्जेंडर ने इंडिया पर आक्रमण किया था। ठीक है, धनानंद। और ये लास्ट रूलर होता है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया चाणक्य की मदद से और मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की। तो मौर्य डायनेस्टी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, पूरा काफी डिटेल में करेंगे, बहुत अच्छे से। तो ग्रीक टेक्स्ट में इसका नाम जो मेंशन है, ग्रीक टेक्स्ट में नाम इसका जो है एग्रोनॉमीज है, एग्रोनॉमीज है। ठीक है, इसके टाइम पे ही अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। अलेक्जेंडर इन्वेडेड ड्यूरिंग हिज रेन। ठीक है, और कब किया था ये? 326 बीसी में किया था ये रेन। ठीक, इसको हराया किसने था? तो डिफीटेड बाई चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और ये हो गया इतना चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके बारे में हम लोग और क्या देख सकते हैं? अच्छा, महापद्मनानंद की एक और देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने टाइटल एज्यूम की थी। इन्होंने टाइटल लिया था, उस टाइटल को कहा जाता है एक रथ। एक रथ, ठीक है। एक रथ का मीनिंग होता है एम्पायर बिल्डर। एम्पायर बिल्डर, ठीक है। इसीलिए एम्पायर बिल्डर मतलब इन्होंने क्षत्रियों को हराया था ना, अपरूटर ऑफ क्षत्रियास बोला जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेजन्स कौन कौन से हुए उनको हम लोग देखते हैं। और देखिए, सबसे पहला जो इन्वेजन हुआ था उसको बोलते हैं ग्रीक इन्वेजन। ठीक है, यहाँ पर कुछ इन्वेजन हुए थे। एक इन्वेजन बोलते हैं हम लोग पर्सियन इन्वेजन, पर्सियंस आए थे, ठीक है। और फिर आए थे ग्रीक। ग्रीक, ठीक है। दो इन्वेजन और एंसेंट इंडिया में ये हुए थे फॉरेन इन्वेजन, ठीक है। यानी कि बाहर के राजा आके यहाँ पर आक्रमण कर रहे हैं। तो पर्सियन मतलब ईरान का रीजन जो होता था उसको बोलते थे, ठीक है। और ईरान का एक टेक्स्ट है उसको बोलते हैं जैंद अवेस्ता। जैंद अवेस्ता, ठीक है। ये बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर टू मतलब जो जो चीजें ऋग्वेद में लिखी हैं हमारे, वो जैन अवेस्ता में भी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें भी इसका इन्वेजन का जो सोर्स है वो हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये जो आए थे पर्सियन आए थे, ये कहाँ से इंटर किए थे? इंटर्ड फ्रॉम हप्त सिंधु। अब ये हप्त सिंधु क्या है? तो जो सप्त सिंधु बोलते हैं ना हम लोग, वो ये लोग सा को हा पढ़ते हैं, इसलिए हप्त सिंधु वर्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे सिंधु रिवर होती थी ना, तो सिंधु रिवर, इसको इंडस बोलते हैं हम लोग, तो सिंधु रिवर इंडिया में बहती थी। तो ये लोग क्या करते थे, ये सा को हा पढ़ते थे। तो ये सिंधु के किनारे जो लोग रहते थे उनको हिंदू हिंदू बोलने लगे। इसलिए जो सनाती धर्म थे, सनातियन थे, वो लोग हिंदू हो गए, ठीक है। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक सोच है, विचारधारा है, मतलब जो लोग सोचते थे उनके बारे में। अब ईरान में एक हकामनी अंपायर हुआ करता था, उसको समझते हैं पहले ईरान के बारे में, यानी कि पर्सियन इन्वेजन। पर्सियन इन्वेजन ईरान, ठीक है। तो यहाँ पर एक अंपायर था, उसका नाम था हाकामानी अंपायर। हाकामानी अंपायर, ठीक है। और यहाँ से जो रूलर आया था उसका नाम था साइरस 2। साइरस 2, ठीक है। साइरस 2 आया, लेकिन ये हार गया, ठीक है। ही लॉस्ट द वॉर, ठीक है। ये हार गया, वापस चला गया, ठीक है। उसके बाद 516 बीसी में, 516 बीसी में डेरियस प्रथम ने, डेरियस 1 अनेक्स्ट नॉर्थ वेस्टर्न
फ्रंटियर, ठीक है, इसको अनेक्स कर लिया। जब डेरियस प्रथम ने इसको अनेक्स कर लिया, और ये पता है कहाँ मिलता है, ये ग्रीक का अकाउंट है, इसको बोलते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस में इसका मेंशन है, ठीक है, ठीक है। और डेरियस प्रथम का ये जो प्रोविंस था ना, नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस, यहाँ लिख लो, ये जो इसने अनेक्स किया था, ये इसका 20th प्रोविंस था, यानी कि 20 राज्य ये कंकर कर चुका था। और जहां पर भी ये जाता था, ये खरोष्टी लिपि में एक रॉयल इंस्क्रिप्शंस लगा देता था, ठीक है, रॉयल इंस्क्रिप्शंस लगा देता था। और बाद में अशोका भी इनसे इंस्पायर हुआ, ठीक है, अशोका भी इनसे इंस्पायर हुए, और खरोष्टी लिपि में इन्होंने भी रॉयल इंस्क्रिप्शन लगवाए, ठीक है। ये इंस्पायर किससे हुए थे अशोका? ये डेरियस प्रथम से ही हुए थे। इनको हिंदू मतलब हिंदी में दारा सिंह भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद इनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो कैसी थी? तो ये गोल्ड कॉइन का यूज करते थे, यूज्ड गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। और गोल्ड कॉइन्स को इनको कहा जाता था डायरेक्ट, इनको डायरेक्ट कहा जाता था, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स को डायरेक्ट कहा जाता था। फिर आते हैं हम लोग ग्रीक इन्वेजन्स पे। जो अलेक्जेंडर था ना, वो ग्रीक था। ग्रीक इन्वेजन, ठीक है, ग्रीक से जो इन्वेट किया था उसका नाम था अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। और ये किंग कहाँ था? ये किंग था मेसिडोनिया का, जिसको हम लोग सिकंदर कहते हैं हिंदी में। तो मेसिडोनिया का किंग था, मेसिडोनिया का किंग, ठीक है, इसी को हिंदी में सिकंदर बोलते हैं। जो जीता वही सिकंदर, ठीक है। और इसने इसने जो आक्रमण किया वो था 326 बीसी में, ठीक है। इसने एंट्री कहां से ली? तो एंट्री ली गांधार वाले रीजन से, एंटर्ड गांधार, जिसकी कैपिटल हुआ करती थी तक्षशिला, ठीक है। तो गांधार का एक किंग हुआ करता था, गांधार का किंग जो होता था उसको कहते थे अम्भी, उसका नाम था अम्भी, ठीक है। इसने क्या किया? इसने सरेंडर कर दिया, इसने अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर कर दिया, ठीक है। अब जब सरेंडर कर दिया, उसके बाद ये एंट्री कहाँ ली इसने? पंजाब में, ये पंजाब आ गया। पंजाब में एक रिवर पड़ती है, उसको कहते हैं झेलम रिवर। झेलम रिवर के किनारे, झेलम रिवर, पंजाब वाले रीजन में जो किंग था उसका नाम था पोरस, किंग पोरस। और किंग पोरस बहुत ज्यादा पावरफुल वो था। तो किंग पोरस और किंग पोरस वर्सेस अलेक्जेंडर के बीच एक बैटल हुआ, ठीक है, सीक्वेंस में बता रहा हूँ। इनके बीच में एक बैटल हुआ, उस बैटल का नाम बोला जाता है बैटल ऑफ बितस्ता, क्योंकि झेलम का पुराना नाम बितस्ता होता है, ठीक है, बैटल ऑफ बितस्ता। या इसी को दूसरा नाम बोला जाता है बैटल ऑफ हाइडस्पस, ठीक है, ये ग्रीक टेक्स्ट में मिलता है हाइडस्पस, ठीक है। इसको हरा दिया, और बाद में पोरस ने रिक्वेस्ट की तो इसको, इसका राज्य वापस दे दिया गया, इसने सरेंडर कर दिया, इसका राज्य इसको वापस दे दिया गया। उसके बाद ये वापस चला जाने लगा, ठीक। अब जो थी ना, क्योंकि ये काफी ज्यादा घूम के आ रहा था, काफी जगह राज्य जीत के आ रहा था, और वहां पर अपने गवर्नर्स को अपॉइंट कर दे रहा था। बाद में रिवर आती है एक झेलम के नीचे, ब्यास रिवर आती है। अब अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी ना, वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। जब काफी ज्यादा थक चुकी थी, तो उसने, उसकी आर्मी ने वहां से जाने को मना कर दिया, ठीक है, कहां से? ब्यास रिवर को पास करने से मना कर दिया, ठीक है। और वो पास नहीं कर पाया। और ब्यास रिवर के नीचे जो रूल कर रहा था वो था धनानंद, ठीक है। कहा जाता है धनानंद के पास 1 लाख हाथी थे, 1 लाख हाथी, ठीक है, और घोड़े थे। और इसलिए उसकी आर्मी जो थी ना, क्योंकि उसके पूर्वजों ने काफी अच्छी आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी भी रखते थे वो लोग, तो काफी ज्यादा पावरफुल थे वो लोग, ठीक है। कहा जाता है इसलिए भी उसकी आर्मी जो थी वो डर रही थी कि हम लोग काफी ज्यादा थके हुए हैं, तो कहीं बैटल हार ना जाए। तो ये सिकंदर वापस चला जाता है, सिकंदर वापस जाता है, तो ये, इसकी बीच में ही 33 साल की उम्र में मौत हो जाती है, ठीक है, 33 साल की एज में इसकी मौत हो जाती है बीच में ही। तो बुखार आ जाता है, ठीक है, इतना याद हो गया। और इसके बाद तो और कुछ नहीं बचा है इसमें।
तो यहाँ से अलेक्जेंडर यहाँ से खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम लोगों ने आज महाजनपदाज और मगध डिटेल में कर लिया, जितना पूछा जाता है उतना हम लोगों ने कर लिया। बस ये याद रखिएगा, पर्सिया के जो गोल्ड कॉइन्स थे उनको डायरेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखाया है, इनको डायरेक्ट बोला जाता है, इसको याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, और तो इसमें से कुछ भी नहीं है। हम्म, चलिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास एंड करते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज इसमें थी वो हम लोगों ने कवर कर लिया। विच डायनेस्टी सक्सीडेड द हरिंग डायनेस्टी इन द मगध एम्पायर? तो हरिंग डायनेस्टी के बाद हमें पता है कि कौन सी डायनेस्टी आई थी, वो शिशुनाग डायनेस्टी आई थी। शिशुनाग ने ही इसको फाउंड किया था। और शिशुनाग के बाद जो डायनेस्टी आई थी उसको क्या कहते हैं, उसको नंदा डायनेस्टी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शिशुनाग डायनेस्टी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट आउटकम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया? अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन हुआ उससे इंडिया में क्या फायदा हुआ, कोई क्या आउटकम निकला? तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस, डिफीट ऑफ पोरस, कंक्वेस्ट ऑफ कलिंगा, फॉल ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी का फॉल तो हुआ था, क्योंकि 326 बीसी में 326 बीसी में अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था यहाँ पर। और 323 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी को उखाड़ फेंका। लेकिन ये इमीडिएट कॉज नहीं। ठीक है, कलिंगा नहीं, ये तो नहीं हो सकता। पोरस को डिफीट किया था, लेकिन पोरस जो था वो झेलम रिवर के किनारे था। ठीक है, तो पूरे इंडिया पे कंट्रोल होना ये गलत चीज है। हाँ, ये था कि उसके बाद से ग्रीस के साथ में इंडिया के ट्रेड रिलेशंस काफी ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि वहां से डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया था। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, और कुछ यूपीएससी क्वेश्चन कर लेते हैं। ड्यूरिंग द महाजनपदा पीरियड मगध कैपिटल राजगीर वाज कॉल्ड गिरिवराज। बिल्कुल सही है, राजगीर को ही गिरिवराज भी बोला जाता था। ठीक है, ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड कोसल्स कैपिटल अयोध्या वाज द जल दुर्ग। नहीं, ये गलत हो जाएगा। जल दुर्ग जो बोला जाता ना, वो इसी को बोला जाता था, इसी को बोला जाता था जल दुर्ग। क्यों? क्योंकि ये एक तरफ से गंगा से घिरी हुई थी और दूसरी तरफ से सोन से भी घिरी हुई थी। तो गंगा और सोन का जो एरिया था, तो इनसे घिरी हुई थी, इसीलिए इसको जलदुर्ग बोला जाता था। ठीक है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन, ये वाला सही हो जाएगा। आंसर आपका बोला गया है इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट में आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 2। ठीक है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन उसमें सेंटेंस वाइज पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, लार्जेस्ट महाजनपदास एरिया वाइज किसका था? एरिया वाइज सबसे बड़ा महाजनपदास किसका था? तो ये मगध हो जाएगा, अवंती हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सोचिए, 1 मिनट मेरे को टाइम दीजिए। जस्ट मिनट। जस्ट मिनट है, 1 मिनट, कॉल आया है थोड़ा। हाँ, तो देखो महाजनपद जो एरिया वाइज था वो सबसे बड़ा कौन सा था? क्योंकि मगध जो था वो सबसे पावरफुल था, तो मगध ही हमारा सबसे एरिया वाइज हो जाए, क्योंकि मगध ने काफी ज्यादा कंकर किया था। कलिंग तक एरिया इन्होंने फैलाया था, कलिंग तक, और इधर अवध तक फैलाया था। ठीक है, वेस्ट में। विच महाजनपद बाजा रिपब्लिक, कौन सा गणराज्य था? तो अंगा तो नहीं था, ये मल्ला वाला जो था, ये गणराज था। ठीक है, मल्ला गणराज था। मॉडर्न राजस्थान में कौन सा आता है? तो ये आपका आ जाएगा काशी वाराणसी वाला एरिया है, और मत्स्य वाला आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने जयपुर के आसपास का एरिया देखा था, मत्स्य वाला, जयपुर। और कोसल, ये भी नहीं है, अंगा, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इनका एरिया आप कमेंट में बताइए, इनकी जो प्रेजेंट डे लोकेशन है वो क्या है। नेक्स्ट, दिस सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ कुरु महाजनपद। कुरु, तो कुरु कौन सा एरिया है? ये हरियाणा वाला एरिया है। ठीक है, हरियाणा। तो यहाँ की जो कैपिटल हुआ करती थी वो इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। यहाँ की जो कैपिटल थी वो क्या थी? वो इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट,
हु सक्सेडेड बिंबिसार ऑन द मगध एम्पायर। तो बिंबिसार को इसके बेटे अजातशत्रु ने मार के, अजात शत्रु को मार के खुद गद्दी पे बैठ गया था। ठीक है, तो अजात शत्रु आ जाएगा। और अजात शत्रु को मार के कौन बैठा था? उदयन बैठा था। इसीलिए मगध इसीलिए बिंबिसार वाली डायनेस्टी को, यानी कि बिंबिसार की डायनेस्टी कौन सी थी? ये हरेंग डायनेस्टी थी। ठीक है, इसीलिए इसको फादर किलर डायनेस्टी बोला जाता है। नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो सबसे पावरफुल फाउंडर थे। सबसे पावरफुल इस डायनेस्टी के रूलर थे, उन्हीं को कहा जाता है महापद्मनंद। महापद्मनंद मोस्ट पावरफुल रूलर। ठीक है, ठीक है। विच रिवर फॉर्म द सदर्न बाउंड्री ऑफ एंशियंट मगध। तो मगध के जो साउथ में जो बाउंड्री थी वो कौन सी थी? वो थी सोन रिवर। ठीक है, सोन रिवर। विच मगध रूलर वॉज नोटेड फॉर मेंटेनिंग अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। तो ये कौन सी थी? ये बिंबिसार हो जाएगा। ठीक है, बिंबिसार ने ही तो सबसे बड़ी अपनी आर्मी खड़ी की थी। ठीक है, तो ये होते हैं आपके क्वेश्चन खत्म। और आई होप सब समझ आया होगा। ठीक है, काफी डिटेल में हम लोगों ने कोशिश की है करने की। और जो अगला लेक्चर होगा वो होगा मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, यानी कि मौर्यन अंपायर। मौर्यन अंपायर में चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे, किसको हरा के, किसकी हेल्प से, ठीक है, इस मौर्य अंपायर को फाउंड किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य थे कौन, उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी हिस्ट्री है कि वो इसके बेटे थे, वो इसके बेटे थे, तो वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर उनके जो बेटे आते हैं वो पढ़ेंगे, फिर उनके बेटे अशोक आते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनको डिटेल में काफी अच्छे से देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, और इससे पहले कुछ हम लोग स्ट्रेटेजी के वीडियो कल आ जाएगी। कल स्ट्रेटेजी के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग करने वाले हैं। ठीक, चलिए, तो क्लास एंड करते हैं। आई होप सब समझ आया होगा। थैंक यू।